केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। अब हम लोग देखते हैं केपलर साहब के द्वारा दिए गए लॉज प्लानेटरी मोशन के 3 लॉ दिए थे, 3 नियम इन्होंने दिया था प्लानेट के संदर्भ में कि वो सन के चारों तरफ किस तरह से परिक्रमा करते हैं उसके बारे में। जॉन्स केपलर द साइंटिस्ट हु गैव 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। John Kepler was a 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of planets around the sun. These are known as Kepler's laws of planetary motion. John Kepler 16वीं शताब्दी के एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कि 3 नियम दिए थे प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कि वो सन के चारों तरफ किस तरह से परिक्रमा करते हैं, क्या उनका पाथ होता है, उन सभी के बारे में। It also describe the motion of satellites like the moon। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि हमारा सैटेलाइट कौन है, अर्थ का सैटेलाइट मून है, उसके रिगार्डिंग भी अराउंड द प्लैनेट्स लाइक द अर्थ कि वो प्लैनेट्स के अराउंड किस तरह से मोशन करते हैं उसके बारे में। Now let's we see the Kepler's first law। आइए हम लोग पहला लॉ देखते हैं, Kepler's first law। The planets move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit। प्लैनेट्स जो मूव करते हैं, ये जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ जो मूव करते हैं वो इस तरह से मूव करते हैं कि इनका जो पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। कैसा पाथ होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर नहीं होता है, सर्किल नहीं होता है, गेंद की तरह गोला ऑर्बिट में नहीं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं सन के अराउंड। दिस लॉ मींस दैट द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स ओवल शेप्ड एंड नॉट एन एग्जैक्ट सर्किल। सर्किल शेप नहीं होता है, कैसा होता है? ओवल शेप्ड होता है, इलिप्स। An elliptical path has 2 foci and the sun is at one of 2 foci of the elliptical path। और इसमें 2 फोकाई होते हैं, एक होता है सन का F1 और दूसरा होता है F2 प्लैनेट्स के लिए। फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस का प्लूरल टर्म है फोकाई, ठीक है। यानी फोकस जो है वो हमारा फोकाई जो है, फोकस जो है वो हमारा सिंगुलर टर्म है और फोकाई जो है वो प्लूरल टर्म है। तो फोकाई अगर आपको कहीं मिल जाए तो समझिएगा नहीं कि कोई दूसरा टर्म है, वो फोकस के लिए ही कहा जाता है। द इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज 2 फोकाई F1 एंड F2। और इस ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो मूव करता है इसको 2 फोकाई होते हैं, एक F1 होते हैं और दूसरा F2। द सन इज सिचुएटेड एट द फोकस F1। और ये जो सन होता है वो F1 फोकस पर सिचुएटेड होता है और F2 फोकस पर हमारा प्लैनेट सिचुएटेड होते हैं। अब केपलर सेकंड लॉ देखते हैं। एक तो हम लोग फर्स्ट लॉ में देखें कि ये जो सन होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। सेकंड लॉ है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लोग देखें कि ये सन है और यहां पर एक प्लैनेट है जो कि आपका मूव कर रहा है सन के अराउंड, लेट्स अज्यूम दैट प्लैनेट इज आवर अर्थ। तो ये जो अर्थ जो मूव कर रहा है प्लैनेट हमारा ए से बी पर पहुंचने में, मान लिया कि यहां पर ले रहा है 15 मिनट, तो और यहां अगर दूसरा इसका पोजीशन अगर कहीं देखें तो ए से बी तक जाने में इसका जो टाइमिंग है यहां भी अगर 15 मिनट का ले तो आप देखेंगे कि ये जितना एरिया इस यहां पर 15 मिनट में कवर करता है और उतना ही एरिया यहां पर भी 15 मिनट में कवर करता है। यानी 15 मिनट में यहां पर अगर आपको 100 स्क्वायर मीटर कवर कर रहा है एरिया, तो यहां पर भी आपको 100 स्क्वायर मीटर ही करता है 15 मिनट में। यह है केपलर्स का सेकंड लॉ। इट मींस दैट द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम द सन। इसका मतलब यह भी हुआ कि जब यह प्लैनेट नजदीक रहेगा, सन के नजदीक रहेगा,
तो ये तेज गति से मूव करेगा, यानी जब प्लैनेट यहां पर है तो इसकी स्पीड जो होगी वो फास्टर होगी यहां ए डैश से, है ना। ए डैश पर स्पीड क्या होगा, स्लो होगा, और यहां पर स्पीड क्या होगा, बी पर और ए पर फास्ट होगा। यानी प्लैनेट्स जितना नजदीक सन के आएगा उतना ही वो उसकी स्पीड फास्ट रहेगी, और जितना वो दूर जाता है उसका स्पीड स्लो होते जाता है। यानी प्लैनेट्स अगर इधर से इधर जा रहा है और इसका नजदीक जा रहा है, सन के नजदीक होता जा रहा है, तो स्पीड क्या है, इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और यदि प्लैनेट्स सन से दूर जा रहा है तो स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? This is the Kepler's second law. A planet could move around the sun with constant speed only if its orbit were a true circle and not an ellipse. और कोई भी प्लैनेट यदि सन के अराउंड मूव करता है और इक्वल स्पीड से, तो वह तभी संभव है जब वह सर्किल में मूव करे, है ना। तो सर्किल में तो कोई मूव करता नहीं है, सारे के सारे प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, एलिप्स में। इसलिए केपलर्स सेकंड लॉ एप्लीकेबल। केपलर्स थर्ड लॉ, अब हम लोग देखते हैं केपलर्स का तीसरा नियम। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। केपलर्स का थर्ड लॉ कहता है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से आपका ये जो सन है और जो प्लैनेट है इसके बीच की जो दूरी है आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम का। क्यूब ये जो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टाइम जो मूव करने में लग रहा है, स्पीड का, इसका जो मूव करने में जो टाइम लगता है उसके वो टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, द क्यूब of the mean distance of a planet, mean distance है from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. RQ is directly proportional to t square. This is the Kepler's third law, that is RQ बराबर constant into t square, that is RQ by t square बराबर constant, where R is equal to mean distance of planet from the sun and t is equal to time period of the planet around the sun. Kepler gave the laws of planetary motion, but he could not give a theory to explain the motion of planets. केपलर साहब ने तो लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दे दिया, लेकिन वो प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं उनके मोशन को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए। It was Newton who showed that the cause of motion of planets is the gravitational force which the sun exerts to them. और ये न्यूटन ही थे जिन्होंने बताया कि जो काउज है मोशन का जो काउज है सन के अराउंड प्लैनेट्स का, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही आपको कोई भी प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करता है, या सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है, उसका कारण कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह न्यूटन साहब ने बताया। इनफैक्ट न्यूटन यूज्ड द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वास्तव में न्यूटन साहब ने केपलर्स का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का यूज किया टू डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ को डेवलप करने के लिए। फ्री फॉल, अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल। द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवार्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विथ नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी भी हाइट पर से फ्रीली छोड़ दिया जाए और उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, तो वैसे फॉलिंग को हम लोग कहते हैं क्या, फ्री फॉल। यानी एक हाइट पर चले गए, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग पर खड़ा हो गए और वहां पर जा करके वहां पर से जंप कर गए, तो दैट इज फ्री फॉल। जंप करना यहां पर
फ्री फॉल हो गया, या कोई बॉल गिरा दिए तो फ्री फॉल हो गया, एरोप्लेन से जंप कर गए फ्री फॉल हो गया। गैलीलियो गैलीली द साइंटिस्ट हु कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, गैलीलियो गैलीली ने इस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। The acceleration produced in the freely falling bodies is the same for all the bodies and it does not depend on the mass of the falling body। और गैलीलियो गैलीली ने पाया कि कोई भी बॉडी हो, किसी भी मास का हो, चाहे वह कागज हो, चाहे छोटा सा पत्थर हो 100 ग्राम का, चाहे 1000 किलो का पत्थर हो, सभी का जो गिरने का जो स्पीड होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक समान हाइट से सबका समान होता है और सभी का टाइमिंग समान लगेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप 10 मंजिले मकान पर चले जाइए और वहां पर से एक 10 केजी का बॉल को गिराइए या 1 केजी के बॉल को गिराइए, दोनों समान टाइम पर ही अर्थ पर पहुंचेंगे। रॉबर्ट बॉयल the scientist who showed that in the absence of air resistance, that is in vacuum, even a feather and a coin fell at the same rate। रॉबर्ट बॉयल साहब ने यह एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया कि एक फेदर यानी कहने क्या हुआ, अर्थ हुआ कि जो पंख होता है पक्षियों का वो, और एक हथौड़े को अगर हम लोग एक हाइट पर से गिराते हैं तो देखते हैं क्या कि हथौड़ा तो तुरंत गिर जाता है लेकिन फेदर गिरने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, दोनों समान टाइम लेगा, सिर्फ इसको क्या है, इस फेदर को एयर है जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है और गिरने नहीं देता है। तो इस चीज को इन्होंने दिखाया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया जिसमें कि एयर नहीं था और उसमें दोनों को गिराया तो दोनों समान टाइम में गिरे। Recreating the feather and coin experiment by using feather and hammer, the air was pumped out from the glass tube। एक ग्लास ट्यूब लिए और उसमें से एयर को बाहर निकाल लिए और ए फेदर एंड ए हैमर वेयर देन रिलीज्ड, और फिर उसमें एयर उस वैक्यूम ट्यूब में फेदर और हैमर को एक साथ छोड़े तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोथ फेल डाउन एट द सेम रेट। तो पाया क्या कि जब वहां पर एयर नहीं था तो दोनों का दोनों एक ही स्पीड से नीचे की तरफ गिरे।